नोट्स में सब याद कर लेना, सब इंपॉर्टेंट ही हार्मोन्स लिखवाए थे। ठीक है, चलिए अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे, मानव रोग। क्या? हाँ, क्वेश्चन टेस्ट में रहेगा, बोलिए। ऑब्जेक्टिव, हम्म, 1000 साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी हेडिंग बना ले, मानव रोग बना लीजिए, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। देखिए जो डिजीज शब्द बना है, ये शब्द अपना मतलब स्वयं ही बता रहा है। क्या मतलब बता रहा है? ठीक है, डिस इज, इज का मतलब क्या होता है? आराम से रहने वाला, और डिस का मतलब, डिस लग गया तो मैंने निगेटिव, मतलब जो आराम से नहीं रहने दे उसको क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। ठीक है, रोग को डिजीज कहा जाता है। अब डिजीज से पहले हम लोग ये जान ले कि हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ का मतलब हो गया स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो शब्द है इसकी परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, डब्ल्यूएचओ ने जो दी है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है इफ एनी पर्सन फिट फ्रॉम फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली। क्या कहा है? पहला क्या कहा है? फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से अगर कोई फिट है तो उसको हेल्दी मानेंगे। शारीरिक के बाद दूसरा क्या कहा है? मेंटली, मेंटली का मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ है तब उसको हेल्दी मानेंगे। और तीसरा क्या कहा है? सोशियली। ठीक है, सोशियली का मतलब क्या हो गया? सामाजिक रूप से। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से फिट है तब उसको क्या कहा जाएगा? स्वस्थ कहा जाएगा, वेल पर्सन कहा जाएगा। वेलनेस की निशानी क्या? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ को वेलनेस कहा जाता है। फिजिकल समझ रहे हैं, शरीर के जितने सारे कल पुर्जे कारखाने हैं सब ठीक ठाक रहे, कोई गड़बड़ नहीं रहे। मेंटल मतलब मानसिक स्थिति ठीक हो, और सामाजिक मतलब समाज में मान प्रतिष्ठा हो। क्या समझ में आ रहा है? तो उसको क्या कहा जाता है? तीन रूप से फिट है। सोशल वेलनेस बड़ा कम देखने को मिलता है, सोशल वेलनेस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आप ही देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें मैथ वाले जो लोग स्टूडेंट होंगे,
तो मैथ वाले स्टूडेंट का कट ऑफ जो था वो कितना गया था 94। मैथ्स वाले लोगों का कट ऑफ कितना गया था 94। और बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी हैं जिनका सिलेक्शन कितना में हो गया है मात्र 35-36 नंबर पर, यानी 39 नंबर कट ऑफ बहुत सारे सब्जेक्ट में। हमको लग रहा है केमिस्ट्री वगैरह कट ऑफ इतना गया था, ठीक है। अब 39 नंबर ला करके कोई +2 का टीचर बन रहा है और कोई 93 नंबर ला करके फेल हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब गांव में आप जाओगे तो लोग आपको क्या कहेगा, तुम दिन भर हमेशा पटना में रह करके पढ़ाई किया, तुम पर इतना खर्चा कर दिए। अब गांव में वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी, इधर उधर खाली बैठल रहती थी, कोई काम नाम था नहीं, गोईठा पाए और वो क्या बन गई, टीचर बन गई। तो तुम तो पैसा बर्बादे किया, ये नहीं कहेगा पैसा बर्बाद किया। तब किस तरह से आप बीमार हो गए, सामाजिक रूप से बीमार कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ी समझ रहा है कि कहाँ 39 है और कहाँ 94 है, दोनों में अंतर है ना। तो यही है। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलनेस को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, ठीक है। और हेल्थ का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, डिजीज। मतलब जो इन तीनों रूप से ठीक नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, बीमार कहा जाएगा, समझ गए। अब जो रोग होता है डिजीज, इस रोग को अगर हम लोग समय अवधि के आधार पर बांटे, समय अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर बांटे, इसको दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। एक बीमारी को कहा जाता है एक्यूट डिजीज, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो रोग के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार। किस आधार पर, समय अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर। पहला एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज किसे कहा जाएगा, तो याद रखो कि जितने सारे शॉर्ट टर्म डिजीज हैं, शॉर्ट टर्म डिजीज, उनको क्या कहेंगे, एक्यूट। और जितने सारे रोग लॉन्ग टर्म डिजीज हैं उसको क्या कहेंगे, क्रॉनिक। लॉन्ग टर्म डिजीज को क्या कहेंगे, क्रॉनिक। शॉर्ट टर्म डिजीज को क्या कहेंगे, एक्यूट। जैसे अगर किसी को सर्दी बुखार हो गया तो आप क्या कहिएगा, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, एक्यूट है। किसी को फ्लू हो गया तो क्या कहिएगा, एक्यूट है, समझ में आ रहा है। किसी को वॉमिटिंग हो रहा है तो क्या कहिएगा, एक्यूट है। अब किसी को डायबिटीज हो गया तो क्या कहोगे, क्रॉनिक है। किसी को अर्थराइटिस हो गया, क्रॉनिक है। किसी को हार्ट डिजॉर्डर है, क्रॉनिक है। किसी को जॉन्डिस हो गया, क्रॉनिक है। हेपेटाइटिस बी हो गया, क्रॉनिक है। HIV एड्स हो गया, क्रॉनिक है। तो जो शॉर्ट टर्म डिजीज है वो एक्यूट, और जो लॉन्ग टर्म डिजीज है वह क्रॉनिक, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हेल्थ का डिजीज, रोग का क्लासिफिकेशन किया जाए बीमारियों का, तो हम लोग 2 वर्गों में इसे बांट सकते हैं। पहला है, उसको कहते हैं उपार्जित रोग, अंग्रेजी में कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। और जो इसका दूसरा प्रकार है वह है जन्मजात रोग, और जन्मजात रोग को कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। तो कितने टाइप हुए डिजीज के, 2 प्रकार, एक उपार्जित और दूसरा जन्मजात। उपार्जित को भी 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक वर्ग जो होगा उपार्जित का, वह हो जाएगा संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, या फिर कम्युनिकेबल, अंग्रेजी में कहेंगे कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज। और दूसरा जो रोग हो जाएगा इसका असंक्रामक, असंक्रामक रोग, इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो डिजीज के 2 प्रकार, उपार्जित और जन्मजात। अब उपार्जित रोग जो है एक्वायर्ड डिजीज, इसके टाइप कितने हो जाएंगे, 2 टाइप यहां पर देख रहे हो, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। संक्रामक का मतलब क्या होगा, वैसा रोग जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाए उसको क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। और वैसा रोग जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाए उसको क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग। ये जो बीमारी होगी उपार्जित रोग, ये हमेशा याद रखना जन्म के बाद होने वाली बीमारी है, ठीक है। और जन्मजात रोग जो होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज, वो जन्म के साथ रहता है। जैसे एक बीमारी है, इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एक बीमारी है जिसको कहते हैं SMA, क्या कहते हैं, SMA, सीवियर मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है। इस बीमारी में शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र शरीर का काम नहीं करता है। अभी आपने सुना था कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था एक बच्चे को,
उसको कौन सी बीमारी थी? SMA डिजीज थी। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, शरीर के भीतर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। इसका वैक्सीन जो है, जो इसका इंजेक्शन बना हुआ है, उसका दाम है, मूल्य है 16 करोड़, और उसको बनाता है केवल कौन? अमेरिका। अब यहां से ब्लड का सिम्टम अमेरिका जाएगा, अमेरिका से वो वैक्सीन उस सिम्टम के अनुसार तैयार होगा और यहां पर आकर के लगेगा। ये पूरे काम में जो खर्चा होता है वो 16 करोड़ रुपए खर्चा होता है। अभी भारत में कुछ दिन पहले एक बेंगलोर में एक बच्ची को लगा था, 5 या 6 महीने की बच्ची थी, उसको लगा था, उसको भी यही बीमारी था, SMA डिजीज था, ठीक हो गई। ठीक है, अब 16 करोड़ का इंजेक्शन, इसमें भारत सरकार ने 5 करोड़ का GST उस पर माफ कर दिया था, तो 11 करोड़ में वो वैक्सीन उसको लगा था, सुई लगा था। समझ गए? तो कैसा बीमारी है? जन्म के साथ हो रहा है कि जन्म के बाद हो रहा है? जन्म के साथ हो रहा है। तो पूछे SMA कैसा डिजीज है, तो क्या कहेंगे? जन्मजात रोग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम, लिखेंगे डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, डिंपल का मतलब क्या होता है? कुछ गड्ढे जैसी संरचना। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। बहुत सारे लोग, अभी फैशन चला हुआ है, ऑपरेशन करा करके क्या करा रहा है, गाल में हंसे तो गड्ढा यहाँ बनता है ना, बहुत लोग हंसने पर यहाँ गड्ढा बनता है। तो बहुत लोगों का नेचुरल होता है, जन्म के साथ होता है, और बहुत सब क्या करता है, ऑपरेशन करवा यहाँ गड्ढा बनवाता है, अंदर का मांस कटवा लेता है कि हंसे तो यहाँ पर क्या बने, गड्ढा बने, सुंदर दिखने के लिए। तो डिंपल अगर गाल में बनता है तो लोग देखने में सुंदर दिखते हैं, लेकिन अगर नेचुरल रूप से भगवान जी ने गिफ्ट कर दिया किसी को डिंपल, कहां पर? रीढ़ के हड्डी के किनारे, तो वो कौन सा रोग होता है? वो जन्मजात रोग में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोगों का वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी हड्डियां है? 33। रीढ़ में कितनी हड्डी है? 33। अब जो हड्डी है उसके किनारे किनारे ऐसा गड्ढा जैसा संरचना बना हुआ रहेगा। अब जिस रोगी को ये होगा वो ठीक से खड़ा होकर के नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो उसको कौन सी बीमारी हो गई? डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम। एक और बीमारी है क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट, क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट, क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट। बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, उनका लिप्स क्या होता है? क्लेफ्ट रहता है। जो ओठ रहता है ना, यहाँ से कटा हुआ रहेगा, ऐसे चढ़ा हुआ रहता है, टेढ़ा रहता है, नीचे वाला ओठ ऊपर वाला ओठ में चढ़ गया रहता है, तो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, जीभ भी उनका मुड़ा हुआ रहता है। तो ये सारी बीमारियां किस में आ जाएंगी? कॉन्जेनाइटल में आ जाएंगी। ठीक है, जन्मजात रोग में। अभी हम लोगों को इस चैप्टर में केवल क्या पढ़ना है? संक्रामक रोग। तो जितनी भी बीमारी संक्रामक होती है यहाँ पर वही पढ़ना है। असंक्रामक रोग जो होता है, ये याद रखना है आपको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म, इन सबसे नहीं होता है। असंक्रामक रोग शरीर में किस चीज से होगा? तो प्रोटीन का अगर किसी को कमी हो गया, विटामिन का अगर कमी हो गया, तो उसको कौन सा रोग होगा? असंक्रामक रोग। अब शरीर में डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज किसी वायरस बैक्टीरिया से होता है? नहीं ना। इंसुलिन शरीर में नहीं बनेगा तो हो जाएगा। किसी को थायराइड हो गया तो वो किससे होता है? थायराइड ग्रंथि में दिक्कत आया तो आयोडीन की कमी हुई ना। तो असंक्रामक रोग हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट चैप्टर में, संतुलित आहार में। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? संक्रामक रोग। तो हेडिंग बनाएंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस भी कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल भी कहते हैं, इन्फेक्शियस भी कहते हैं। डिजीज हो गया। अब देखो संक्रामक रोग किसे कहते हैं, लिखिएगा वैसे रोग जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, फंगस माने कवक, क्रीमी, क्रीमी माने वॉर्म, WORM, वॉर्म, क्रीमी, क्रीमी, कॉमा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है, वो सारा बीमारी जो वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो, प्रोटोजोआ से हो और वॉर्म से हो। ठीक है, वो सब बीमारी किस में आ जाएगा? संक्रामक रोग में आ जाएगा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वायरस डिजीज। हेडिंग बनाइएगा वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु जनित रोग। चलो वायरस के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ?
पहला बात आप जानते हो कि वायरस का खोजकर्ता कौन था? इवानोवस्की। ठीक है, इस इवानोवस्की ने सबसे पहला कौन सा वायरस खोजा था? टोबैको मोजैक वायरस। ये सबको पता है। दूसरा बात आपको पता है, वायरस धरती का एक लौता जीव है जो कैसा होता है? ए सेलुलर, माने अकोशिकीय। वायरस में किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं है। तीसरा बात आप सब लोग जान रहे हो, वायरस जितना देर वातावरण में, पर्यावरण में रहेगा तो कैसा होगा? मृत। और जैसे ही किसी जीवित कोशिका में जाएगा, जीवित कोशिका में जाने पर यह जीवित हो जाएगा। इसीलिए वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की योजना कड़ी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। इतना पता है सभी को। वायरस इकलौता ऐसा जीव है जिसे हम लोग क्रिस्टल के रूप में, किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, उसे लंबा समय तक अगर एग्जामिन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए रखना है तो आप इसे क्रिस्टल के रूप में रख सकते हो। ठीक है, तो वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। अब इससे होने वाली बीमारी अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी बीमारी वायरस से होती है, तो एक ट्रिक याद रखना है। हाँ? हो गया? हाँ? जीवित है। हो गया? चलिए एक ट्रिक लिख लो, उस ट्रिक पर सारे वायरस के डिजीज आ जाएंगे। लिखिएगा, एडे पोइचे छोग खटरा हिम अरे। ठीक है, इस पर सब वायरस वाला बीमारी आ जाएगा। ठीक है, ए का मतलब क्या है? एड्स। डे से डेंगू, पो से डिप्थेरिया बोल रहा है, डिप्थेरिया बैक्टीरिया वाला है ना जी। पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में हम लोग दो बीमारी पढ़ेंगे, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। चे से चेचक या चिकन पॉक्स, अंग्रेजी में कहते हैं इसको चिकन पॉक्स। ची हो गया, फिर क्या है? छो, छो से हो जाएगा छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। ग से हो जाएगा गलसुआ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मम्स। ख से खसरा, मीजेल्स। ट्र से ट्रिकोमा, ही से हिपेटाइटिस। म से मेनिन जाइटिस, लिखेगा कि हट जाएंगे तो। फिर ह से हर्पीज और रे से रेबीज, लिख लीजिए आप।
ठीक है, तो इतने सारे डिजीज किससे होंगे? वायरस से, ठीक ना। तो देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला आसान लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो यह पूछेगा कि यह रोग पहचानिए कि किससे होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक बीमारी का नाम लिख देगा, हम एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं, मान लो लिख दिया किसी बीमारी का नाम सिफिलिस, ठीक है, क्या लिखा? सिफिलिस, ठीक है। और पूछेगा आपसे कि बताओ यह बीमारी बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, फंगस से होती है या वर्म से होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या वर्म। सिफिलिस किससे होता है? तो आपको क्या पता होना चाहिए कि किससे होता है, पहले तो ये पहचान आ जाना चाहिए। तो सिफिलिस किससे होता है? बैक्टीरिया से, तो ये जान गए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताइए कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, तो बैक्टीरिया का नाम भी याद होना चाहिए, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है, वो हो गया। तीसरा आपको पता होना चाहिए उसका कोई वैक्सीन है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस वैक्सीन का खोज किसने किया था, समझ में आ रहा है। तो ये 3-4 तरीके के प्रश्न यहां से इस चैप्टर से हम लोगों के बनते हैं। पहला की पहचान करना कि ये बीमारी किससे होगी, दूसरा उसके कॉजेटिव एजेंट का नाम, और तीसरा किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, बताओ कि रैबीज एक बीमारी है, वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका वैक्सीन है तो किसने बनाया था। ये 3-4 तरीके का प्रश्न बनता है। तो इतना बीमारी आपको याद रखना है, किसमें होगा? वायरस में। क्लियर है? अब एक एक करके सब डिजीज के बारे में देखना है। पहला हेडिंग बनाएंगे एड्स। पहला हेडिंग बना लीजिए एड्स। एड्स का फुल फॉर्म सभी को पता है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म पता रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह इसका पूरा नाम होता है। और यदि आपसे पूछे कि किस वायरस से एड्स होगा, तो वायरस का नाम HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। किस वायरस से होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से एड्स होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये HIV वायरस की फैमिली कौन सी है, तो हमने आपको बताया था, जल्दी बोलो कौन सा फैमिली है? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA, ठीक है। रेट्रो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। इस एड्स बीमारी की खोज, ठीक है, एड्स बीमारी की खोज पता लगाया सबसे पहले किसने? CDC ने। किसने? CDC। CDC का मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। किसने पता लगाया? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDC ने सबसे पहले एड्स के बारे में पता लगाया था। और कब लगाया था? 1981 में, 1981, ठीक है। तो एड्स का खोज करने वाला संस्थान है CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कहां की संस्था है? अमेरिका की। कहां का है? अमेरिका की संस्था है, ठीक ना। इस बीमारी का अगर आपसे पूछे कि बताओ लक्षण क्या होगा, लक्षण, तो लक्षण हो जाएगा वजन का घटना, वजन घटना, सांस लेने में तकलीफ, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ, WBC की कमी, ठीक है, ये सब इसका लक्षण है, ठीक है। अगर पूछे कि यह बीमारी फैलता कैसे है, ठीक है, कैसे यह बीमारी फैलता है, तो लिख लीजिएगा यह रक्त आधान, मतलब ब्लड डोनेट से, रक्त आधान, कॉमा, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति द्वारा, कॉमा, संक्रमित सुई के प्रयोग से, तथा संक्रमित मां से उसके बच्चे में
प्लासेंटा तथा प्लासेंटा द्वारा फैलता है। हो गया? लिख लिए? तो इसमें कोई डाउट? एड्स का फुल फॉर्म पता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जब ब्लड चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां भी आप लोगों को बताए ही थे। क्या ब्लड में WBC में लिखाए थे ना? ठीक है, किस वायरस के फैमिली का है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA। वायरस की खोज किस संस्था ने की थी? इसकी CDC ने। इसका लक्षण क्या है? शरीर का वजन जो होगा वो बहुत तेजी से व्यक्ति का घटने लगेगा। ठीक है, नहीं कोई भारत में विश्व में कहीं इलाज नहीं है। सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी, सांस लेने में दिक्कत, वजन बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक और इसका सिम्टम होता है धुंधला दिखाई देना। और रक्त में किसकी कमी होने लगेगी? WBC की। फैलेगा किस चीज से? रक्ताधान। रक्ताधान माने ब्लड ट्रांसफ्यूजन। संक्रमित रक्त यदि स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दें। दूसरा कैसे फैलेगा? असुरक्षित यौन संबंध। किससे? संक्रमित व्यक्ति द्वारा। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। तीसरा क्या है? संक्रमित सुई के प्रयोग से। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा यौन संचरण से। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड है ना, एक हम लोग के शरीर में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हम लोग बॉडी फ्लूइड। ठीक है, और एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं हम लोग ब्लड फ्लूइड। क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूइड। दो तरीके का फ्लूइड हम लोगों के बॉडी में होता है, ब्लड फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जैसे स्वेट। स्वेट माने पसीना। पसीना किस में आएगा? बॉडी फ्लूइड में आएगा। ठीक है, और क्या आएगा? टीयर, आंसू। आंसू किस में आएगा? बॉडी फ्लूइड में आएगा। सेलाइवा, लार जो है वह किस में आएगा? बॉडी फ्लूइड में आएगा। तो जो HIV का वायरस होता है वह बॉडी फ्लूइड से, मतलब इन सभी से नहीं फैलता है। किससे फैलता है? ब्लड फ्लूइड से। और ब्लड फ्लूइड का मतलब क्या होता है? सीमेन। स्पर्म जो होता है वो कैसा फ्लूइड है? ब्लड फ्लूइड है। वेजाइनल फ्लूइड जो होता है वो कैसा फ्लूइड है? ब्लड फ्लूइड है। तो वेजाइनल फ्लूइड या सीमेन के माध्यम से ये कम्युनिकेट होगा। और किससे नहीं होगा? स्वेट से नहीं होगा, टीयर से नहीं होगा, सलाइवा से नहीं होगा, इन सबसे नहीं होगा। यानी साथ बैठ के खाना खाने से इन सबसे नहीं फैलता है। तो वही लिखा है यौन संचरण द्वारा संक्रमित व्यक्ति से। संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, माने इन्फेक्टेड, केवल सुई नहीं, रेजर्स वगैरह के भी प्रयोग से। कोई व्यक्ति यदि संक्रमित है और उसका उपयोग किया हुआ सुई अगर स्वस्थ व्यक्ति को प्रयोग कर दिया जाए, सुई और सिरिंज दोनों से। आपको याद होगा ज्यादा दिन 15-20 साल पहले तक डिस्पोजल वाला इंजेक्शन यूज नहीं होता था, कांच का सुई रहता था। माने सुई का जो इंजेक्शन रहता था वो किस चीज का रहता था? कांच का। सिरिंज कांच का रहता था, उसमें इंजेक्शन जो रहता था ये रहता था। तो डॉक्टर केवल क्या चेंज करता था? इंजेक्शन वही रखता था, उस सिरिंज वही रहता था, उसका निडिल चेंज कर देता था। तो बाद में पता चला कि उस सिरिंज के अंदर में भी ये वायरस आ जाता है। जैसे ब्लड किसी को चढ़ाएं या फिर ब्लड खींचे तो ब्लड तो सिरिंज में ना आया, ये वायरस उसमें रह जाता था। तो बाद में उसको बंद कर दिया गया, कांच वाला सुई कंप्लीट खत्म कर दिया गया। अभी जो भी सुई चलता है सब कैसा रहता है? डिस्पोजल वाला रहता है, वन है यूज करो फेंको उसको। ठीक है, तो संक्रमित सुई के प्रयोग से, संक्रमित रेजर से। ठीक है, बहुत पहले गांव वगैरह में नाऊ सबको आप देखते होंगे, वो रेजर कैसा रखता था? उसमें ब्लेड नहीं होता था, पत्थर पर पी जाता था। अस्तूरा उसको कहते थे, वो उसमें ब्लेड नहीं लगाता था, उसको पत्थर पर क्या करता था? पी जाता था। अब पिजा अभी भी मिल जाता है कोई, और सबका दाढ़ी वैसे ही बनाया जा रहा है। उसमें अगर गलती से भी एगो हेपेटाइटिस का पेशेंट निकल गया या एड्स का पेशेंट निकल गया तो जिसका जिसका उससे बना है वो डेटॉल सेवलॉन से भी धोने पर। वायरस इतना खतरनाक है कि डेटॉल सेवलॉन से भी खत्म नहीं होगा वहां से। ठीक है, अगर बना दिया उससे दाढ़ी ओढ़ी तो बहुत घातक हो जाता है, नहीं मरेगा ये वायरस। सब रेट्रो वायरस है ये, कोई टेम्परेचर पर नहीं मरेगा जल्दी। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा चुपचाप क्रिस्टल के रूप में सटा हुआ रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म में अपने आप को बदल लेगा। और जैसे ही दूसरे का बनाए और दूसरे को बनाते समय अगर कट लग गया गलती से
तो कट लग गया तो सीधे ब्लड में जाकर के एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए सैलून वगैरह में भी जाइए तो जरूर चेक करना चाहिए कि ब्लेड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। उस समय आंख कान दोनों खड़ा करके देखना चाहिए बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ब्लेड। ब्लेड एकदम इंपॉर्टेंट है चेंज करना। इससे कम खतरनाक हेपेटाइटिस भी नहीं है। हेपेटाइटिस में सर्वे हुआ था, सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस फैलने का कारण क्या था? संक्रमित रेजर का प्रयोग करना। समझ में आ रहा है? संक्रमित रेजर से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस फैला था। और हेपेटाइटिस भी कैसा बीमारी है? लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है। और हेपेटाइटिस का अगर फाइनल स्टेज आ गया, सी वाला, 3 ग्रुप है उसका, ए बी और सी लास्ट स्टेज है, उसके बाद तो बचना है ही नहीं, जाना ही जाना है दुनिया छोड़ के। तो हेपेटाइटिस का भी कोई इलाज नहीं है। समझ गए? इसलिए समय अलर्ट रहना चाहिए। तो इन सबसे यह बीमारी फैलता है। संक्रमित मां से उसके बच्चे में किससे जाएगा? प्लासेंटा। प्लासेंटा किसे कहते हैं? तो प्लासेंटा के द्वारा ही मां के शरीर का जो पोषक तत्व है वो बच्चे के शरीर में जाता है। इस प्लासेंटा से कॉर्ड निकला रहता है जिसको अम्ब्रिनिकल कॉर्ड कहते हैं। बच्चे के नाभि में जुड़ा रहता है ना अम्ब्रिनिकल कॉर्ड, वो कहां से निकलता है? प्लासेंटा से। तो प्लासेंटा के माध्यम से संक्रमित मां से उसके बच्चे में यह वायरस जा सकता है। ठीक है, इन सबसे ये कम्युनिकेट होता है, फैलता है नहीं। हा? रहेगा अगर डॉक्टरी देख रेख में नहीं है तब। ना उतना से नहीं होगा, मच्छर अच्छा नहीं फैला पाएगा। दूसरा लिखेंगे डेंगू। डेंगू ये लोकप्रिय बीमारी है, सबसे लोकप्रिय बीमारी डेंगू। डेंगू किससे होता है? वायरस से। इसके वायरस का नाम याद रखना है, क्या है बताओ? फैल्बी, लिखाए थे ना आप लोगों को, फैल्बी राइबो वायरस, इससे होता है डेंगू। ठीक है, किस मच्छर से यह फैलेगा? मादा, फिर एनाफिलिस कह रहा है, एडिज ना जी, मादा एडिज मॉस्किटो। ठीक है, मादा एडिज मच्छर से यह बीमारी फैलेगी। ठीक है, एनाफिलिस से मलेरिया होता है, समझ गए? मादा एनाफिलिस से कौन होगा? मलेरिया। और एडिस से कौन सा होगा? डेंगू। ठीक है, और इसका वायरस का नाम है फैल्बी राइबो वायरस। क्लियर है? इस बीमारी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेक फीवर। पूछता है कि किसको कहते हैं? तो डेंगू को कहते हैं। इसमें शरीर के जितने सारे ज्वाइंट्स हैं, सारे ज्वाइंट्स में भयंकर दर्द रहता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, बोन ब्रेक फीवर कहते हैं। क्लियर है? यह इसका जो मच्छर है वो वीआईपी मच्छर होता है, मतलब दिन में काटता है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता। इसका आकार भी नॉर्मल मच्छरों की तुलना में बड़ा होता है, मैक्सिमम 3-4 फीट तक उड़ता है। 4 फीट मतलब इतना, कमर से ऊपर इतना नहीं जाएगा। ठीक है, यानी पैर और में ही इसका मच्छर जो होता है वो काटता है। समझ गए? दिन में काटता है, साफ पानी में इसका मच्छर अंडा देता है। ये सब इसके लक्षण है। तो डेंगू में बस यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या क्या? फैल्बी राइबो वायरस से होगा, किस मच्छर से फैलेगा? फीमेल एडीज मच्छर से फैलेगा। इसको क्या कहते हैं? बोन ब्रेक फीवर, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। तीसरा पोलियो। पोलियो, हाँ हाँ, उसके मच्छर का नाम याद रखना है, चिकुनगुनिया का फीमेल क्यूलेक्स फैटिगन्स। ठीक है, बीमारी का नाम है चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया। और वायरस का नाम चिकुनगुनिया वायरस ही है। ठीक है, वायरस का नाम पूछे तो चिकुनगुनिया वायरस, बीमारी का भी नाम चिकुनगुनिया, मच्छर का नाम बदल जाएगा, फीमेल क्यूलेक्स फैटिगन्स। यहाँ एक्स है, CULAX, क्यूलेक्स, CULAX, फीमेल क्यूलेक्स फैटिगन्स। ठीक है, तो चलिए पोलियो में लिखिएगा पहला पॉइंट, पोलियो वायरस से होगा, और इसके वायरस का भी नाम पोलियो वायरस ही है। ठीक है, पोलियो का वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस। पूछा जाए आपसे कि यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा, तो कहोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS को। और CNS के साथ साथ किसको प्रभावित करेगा? आंत को। किसको करेगा? आंत को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसका जो पोलियो का टीका है, माने वैक्सीन, उस वैक्सीन की खोज की थी जॉन साल्क ने। किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। और पोलियो का ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप समझ रहे हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, इसका खोज किया था एल्बर्ट सेबिन।
लिख लिए, सेबिन, SABINE। ये पढ़ाए हैं आप लोग, पूछिएगा तो दिमाग गर्म हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे ना जी, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। इसके बारे में तो उतना डिटेल में हम लोग पढ़े थे, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय में। तो पोलियो किससे होगा? पोलियो वायरस से। किसको प्रभावित करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब, तंत्रिका तंत्र मतलब क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। पोलियो फैलेगा किस चीज से? तो इसको फैलाने का काम करता है घरेलू मक्खी, जो हाउस फ्लाई होता है ना, घरेलू मक्खी, वही फैलाता है। अब देखो इस बीमारी में प्रभावित अंग क्या होगा? आंत। क्या होगा? आंत। अब इंटेस्टाइन प्रभावित हो गया, और जो व्यक्ति पोलियो बीमारी से ग्रसित है वह यदि खुले में शौच के लिए जाएगा तो उसका जो स्टूल होगा, उस स्टूल में यह वायरस रहेगा। कौन वायरस? पोलियो वायरस। और उस स्टूल में से पोलियो वायरस को उठाएगा कौन? मक्खी। और मक्खी उठा करके जिस भोजन पर बैठ गई, वो पूरा का पूरा भोजन जो होता है वो संक्रमित हो जाता है। नाला वाला के पास कई बार देखते हैं पकौड़ी उकौड़ी छानते रहता है, लोग खड़ा खा लेते हैं, या फिर जलेबी छान रहा है खा लेते हैं। ठीक है। और बचपन में अगर ये टीका नहीं लिया तो नाला में दुनिया भर का सब तरह का गंदगी आ रहा है, उसमें अगर गलतियों से पोलियो वाला वायरस का गंदगी है तो वो फूड जो होता है पूरा का पूरा कॉन्टामिनेटेड होता है, और उस भोजन को जो व्यक्ति खा लेगा तो यह बीमारी शरीर के अंदर पहुंच जाता है। पोलियो का जो खतरा है वो 1 दिन से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को होता है। अगर इस बीच में पोलियो नहीं हुआ और बच्चे ने ये टीका और ये पोलियो ड्रॉप नहीं पिया है, ठीक है, तो उसको फिर खतरा हो जाएगा कब? 35 साल के बाद। तो पोलियो का अटैक या तो 35 साल के बाद करेगा, या फिर 1 दिन से लेकर के 5 साल तक। युवा अवस्था में इसका वायरस शरीर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। तो किससे फैलता है? तो खुले में शौच द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के खुले में शौच द्वारा घरेलू मक्खी इस बीमारी को फैलाने का काम करती है। इसीलिए भारत सरकार अभी सबसे ज्यादा तेजी में प्रयास क्या कर रहा है? पूरे देश को क्या बनाने का? ODF। क्या बनाने का? ODF। ODF का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है। खुले में शौच मुक्त भारत। क्यों किया जा रहा है ODF? ताकि पोलियो जड़ से खत्म किया जाए। ये नहीं होगा तो पोलियो जड़ से खत्म नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो बनाना, ODF बनाने का यही उद्देश्य है कि पोलियो को क्या करा जाए? खत्म किया जाए। एगो वेब सीरीज अभी आया था, आप लोग देखोगे, पंचायत 2। पंचायत 2 में वो कैरेक्टर आता है, क्या नाम रहता है उसका? जब DM विनोद रहता है, हाँ, विनोद को एगो चढ़ा देता है कि देखो DM साहब आने वाली हैं गांव में परीक्षण के लिए, तो दौड़ता है गांव में अनाउंस करता है रात भर में कि सुबह कोई लोटा लेके खेत में नहीं दिखेगा। अनाउंस रहता है ना, तो उसको कहा देता है कि अगर तुम नहीं जाएगा तो गांव ODF घोषित हो जाएगा, माने मुखिया जी का वाहवाही हो जाएगा। तो क्या करता है? एकदम दौड़ जाता है लेकर के। क्या गांव को नहीं घोषित करवाना चाह रहा था? ODF घोषित नहीं कराना चाह रहा था। तो ODF इसीलिए कराया जा रहा है ताकि क्या हो जाए? पोलियो जो है वो जड़ से खत्म हो जाए। पोलियो का टीका जो है वो किसने बनाया था? जॉन साल्क ने। और पोलियो का जो ड्रॉप पीते हैं बचपन में जो पिलाया जाता है, ठीक है, उसका खोज किसने किया था? एल्बर्ट सेबिन ने किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चौथा डिजीज लिखिएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है। जितना सारा फ्लू होता है, कहते हैं ना फ्लू लग गया, फ्लू हो गया, सर्दी छींक बुखार उल्टी उल्टी होने लगता है, वो सब किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है। ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा बीमारी का वायरस भी कौन है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके वायरस का भी नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका 2 स्ट्रेन हम लोगों को पढ़ना है। एक स्ट्रेन इसका पढ़ना है हम लोगों को स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू याद रखना है किससे होता है? H1N1 वायरस से फैलेगा। यह स्वाइन फ्लू किस चीज से? संक्रमित सुअर से। ठीक है। किससे फैलेगा? सुअर से, पिग्स से। संक्रमित सुअर के माध्यम से यह बीमारी फैलेगी, पिग्स से। ठीक है। जो लोग सुअर के नजदीक रहेगा, या फिर कई लोग सुअर के मांस को भी खाते हैं, तो जो लोग ये काम करते हैं उससे यह बीमारी फैलती है। ठीक है। H1N1 इसके क्या है? वायरस का नाम है। दूसरा एक और है इसमें, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू यह होता है वायरस से जिसका नाम है H5N1 वायरस, और यह किससे फैलता है? पक्षी से। ठीक है। किससे फैलेगा? पक्षी से फैलेगा।
स्वाइन फ्लू को एक और नाम से जाना जाता है, इसको पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ठीक है, ये तो याद ऐसे ही रह जाएगा। हाँ, स्वाइन फ्लू को एक और नाम से जानते हैं क्या, पिग इन्फ्लुएंजा, क्योंकि सुअर से फैलता है। पिग इन्फ्लुएंजा भी उसको कहते हैं। दोनों बहुत खतरनाक बीमारी है। दोनों का अगर वायरस आप मुझे बताओ, स्वाइन फ्लू किससे होगा तो क्या कहोगे, इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा। बर्ड फ्लू किससे होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से। इसका स्ट्रेन है यह दोनों, H1N1 और H5N1, जैसे कोरोना। ठीक है, तो कोरोना में शुरू में आया था तो उसका क्या स्ट्रेन था, अल्फा वेरिएंट था, फिर डेल्टा वेरिएंट, फिर ओमेगा, फिर ओमिक्रॉन। ये सब क्या बदल रहा था, उसका स्ट्रेन है ना बदल रहा था, तभी तो उसका इलाज नहीं मिल पा रहा था। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोरोना पहली बार आया था, कोरोना वायरस जो है वो पहले भी, आज से ठीक 50 साल पहले भी आया था। उस समय उससे जो होने वाली बीमारी थी उसका क्या नाम रखा गया था, सार्स। और अभी जो बीमारी आया था उसका नाम क्या रखा गया था, कोविड-19। क्या रखा गया था, कोविड-19। तो कोविड-19 और सार्स, इन दोनों का वायरस कौन है, कोरोना। दोनों का वायरस सेम ही है, कोरोना वायरस ही है। तो 50 साल पहले जो आया था सार्स, इस सार्स का मतलब क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी सार्स भी किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को, और कोरोना भी किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। और दोनों का वायरस कौन, कोरोना। कोविड-19 भी फेफड़ा को प्रभावित करता है, सार्स भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो 50 साल पहले जो आया था सार्स, उसका इलाज खोज लिया गया था, जिसका जिक्र 12th क्लास के BTBC के बायोलॉजी के किताब में लिखा हुआ है। इसके दवा का नाम, जिस समय कोरोना 2020 में आया था, आप लोगों को पता होगा कि अगस्त सितंबर के समय में व्हाट्सएप पर एगो खूब वायरल हो रहा था एक वीडियो नहीं, इमेज वायरल हो रहा था। उसमें लोग क्या लिख रहे थे, जिस कोरोना का उपचार पूरा देश नहीं खोज पा रहा है, उसका इलाज भारती भवन के किताब में 12th क्लास के बायोलॉजी में लिखा हुआ है। तो उसमें जो इलाज लिखा हुआ था वो कोविड-19 का नहीं था, किसका इलाज लिखा हुआ था, सार्स का। तो बुड़बक सब खाली क्या देखा, खाली देखा कि कोरोना लिखा हुआ है, तो कोरोना लिखा हुआ था वही कोरोना है। और कई को सब दवा खाना शुरू कर दिया था, तो कोई असर नहीं कर रहा था। ठीक है, स्ट्रेन बदल जाने से वायरस के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा उस दवा का। तो यहाँ पर भी देखिए, ये दोनों स्ट्रेन है, वायरस सेम है, इन्फ्लुएंजा। यहाँ है H1N1 वायरस और यहाँ है H5N1 वायरस। संक्रमित पक्षी से फैलेगा कौन, बर्ड फ्लू। इसीलिए जब भी बर्ड फ्लू फैलता है, सरकार क्या करती है, सब पक्षी को पकड़ करके गड्ढा उड्ढा खुंदवा के डाल के मरवा देती है। जितना पक्षी इससे दूर रहेंगे उतना ज्यादा इससे बचा जाएगा। इस समय मुर्गा मुर्गी का दाम एकदम सस्ता हो जाता है, लोग खाते नहीं है। जिस समय कोरोना आया था, आपको याद होगा, मुर्गा मुर्गी को सब लोग रोड पर छोड़ दिया था, कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था, कि फैला था अफवाह कि मुर्गा खाने से फैलता है कोरोना। अब जितना मुर्गा बेचने वाला था सब क्या किया, मुर्गा को छोड़ दिया ऐसे ही, जिसको ले जाना है ले जाओ। सब मुर्गा रोड पर दौड़ रहा था, आदमी घर में, मुर्गा रोड पर। ठीक है, कोरोना में ना था, सब इंसान कहाँ था, घर के अंदर। डरे कोई बाहर नहीं निकल रहा था, बाहर निकलते पुलिस लाठी लेके तैयार था, आइए स्वागत करते हैं क्या। तो सब लोग कहाँ था, घर के अंदर। मुर्गा सब कहाँ टहल रहा था, रोड पर। मुर्गा सब चिढ़ा रहा था लोगों को, पकड़ के दिखाओ पकड़ के दिखाओ। डरे कोई नहीं जा रहा था। दामों घट गया था, 20-25 रुपया किलो हो गया था। खा लिया था उस समय, बहादुर लड़का है। उसके बाद जैसे ही कुछ दिन के बाद WHO ये बताया कि मुर्गा खाने से कोरोना नहीं होता है, अगला दिन मुर्गा का दाम फिर पुराना वाला हो गया। जितना रोड पर मुर्गा जा रहा था सबको पकड़ पकड़ सब बात बंद कर दिया। तो मुर्गा उर्गा से, पक्षी खाली मुर्गा उर्गा से नहीं, सब पक्षी से, कबूतर कौआ, जितना सारा पक्षी है, सारे पक्षी से यह फैलता है। कौन, बर्ड फ्लू। ठीक है, पक्षी से आएगा। अब पक्षी आपके यहाँ आकर के बैठ गया, छींक रहा है छींक रहा है, आप जाके वहीं पर प्राणायाम कर रहे हैं जहां वो छींक रहा है, तो वायरस उड़ के कहाँ घुसा, आपके अंदर घुसा। चाहे मुर्गा मुर्गी खरीदने गए, पंख फड़फड़ा रहा है, उसका सांस वो ले रहा है, तो वायरस सीधे पहुंचाइए। पक्षी से इंसान में आएगा, और ये संक्रमित सुअर से इंसान में आएगा। ठीक है, बीमारी इंसान का ही नहीं है, बीमारी है इन जानवरों का, लेकिन उन जानवरों के संपर्क में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग। तो ये इंसान से इंसान में फैलने वाला बीमारी नहीं है, ये किससे फैलने वाला है, इनसे इंसान में आने वाला बीमारी है। ठीक है, चलिए टोटल 4 हो गया। 5वां डिजीज कौन सा, चेचक है, लिखेंगे चेचक। चिकन पॉक्स भी इसको कहते हैं, लिखिएगा। इसके वायरस का नाम
वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका लक्षण क्या होगा? शरीर पर लाल खुजली वाले घाव का बनना। फैलेगा कैसे? तो संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग एवं वायु द्वारा चलिए ये हो गया। तो चेचक का वायरस कौन? वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर वायरस से डिजीज कौन सा? चेचक, ठीक है। और चेचक का लक्षण क्या है? पूरे शरीर पर क्या बनेगा? लाल खुजली वाले घाव बनने शुरू हो जाते हैं। फैलेगा किस चीज से? संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से। संक्रमित वस्तु, डबल हेलमेट ले लीजिएगा। संक्रमित वस्तु का क्या मतलब होता है? संक्रमित वस्तु का मतलब होता है संक्रमित वस्तु जिसका उपयोग किया, संक्रमित व्यक्ति जिस वस्तु का उपयोग किया है, मतलब जिसको चेचक हुआ है, जिस कंघी का उपयोग किया है बाल सही करने में, उस कंघी का उपयोग स्वस्थ व्यक्ति कर ले, उसको पकड़ लेगा चेचक। जिस बेड पर सोया हुआ है व्यक्ति, तो बेडशीट पर, इसमें क्या होगा? शरीर पर खुजली वाले घाव बनेंगे, घाव के अंदर पस मवाद रहेगा। जिस बेड पर वो सोया हुआ, इसमें पूरे शरीर पर ही, शरीर का कोई अंग बचता नहीं है जहां घाव नहीं बन जाते हैं। अब जिस बेड पर वो सोया हुआ है, उसका घाव उसमें लगा हुआ है, उस पर जाके स्वस्थ व्यक्ति सो जाए, ठीक है, तो यह बीमारी उसके अंदर चल जाएगी, स्वस्थ व्यक्ति में चली जाएगी। तो संक्रमित वस्तु के उपयोग से फैलता है। और हवा में संक्रमण द्वारा, संक्रमित व्यक्ति जहां पर है वो खांसी कर रहा है, छींक रहा है, तो वायु में पूरा उस एरिया में संक्रमण रहता है, और जो व्यक्ति इसमें चला जाएगा उसको ये बीमारी पकड़ ले। इसीलिए क्या किया जाता है? देखिएगा, नॉर्मली किसी घर में अगर एक व्यक्ति को हो तो धीरे धीरे पूरे घर के लोगों को चपेट में ले लेता है। स्कूल में एक बच्चा को हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, स्कूल में नहीं बुलाया जाता है बहुत दिन तक, क्योंकि बाकी बच्चों को खतरा है, ठीक है। हवा में बहुत तेजी से यह वायरस क्या होता है? फैलता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि घर में देवी जी आ गई हैं। अब जैसे ही कह दिया जाएगा माता जी आई हैं घर में, तो माता जी के नजदीक तो कोई जाएगा नहीं, क्या? तो रोगी से व्यक्ति दूरी बना करके रहे, इसीलिए ये सब काम किया जाता है। नीम वगैरह का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ये वायरस बहुत तेजी से हवा में नहीं फैलेगा, इसीलिए लकड़ी को जलाया जाता है, नीम का पत्ता वगैरह वहां ये किया जाता है ताकि वायरस के फैलने का स्तर घट जाए। समझ गए? इसका टीका है, ठीक है। किसने बनाया था? क्या था उनका नाम?
एडवर्ड जेनर। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है। इसके टीके की खोज करता थे एडवर्ड जेनर। टीका का खोजकर्ता कौन? एडवर्ड जेनर। हो गया। और चेचक के बाद है कौन सी बीमारी? छोटी माता, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। छोटी माता या स्मॉल, हाँ दोनों अलग अलग है, केवल वायरस अलग हो जाता है, लक्षण और फैलने का तरीका एक ही है। इसमें क्या होगा, खाली छोटी मात्रा में इसमें शरीर पर जो घाव बनेगा ना वो बड़ा आकार का बनेगा, और इसमें शरीर पर छोटा छोटा घाव बनता है, बस इतने अंतर है। वायरस का चेंज हो जाएगा। वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। बात बाकी सब सेम है। हो गया। अगला बीमारी लिखिएगा, गल्स हुआ। हाँ क्या था, क्या लिखना था? वायरस का नाम लिख लीजिए, वेरियोला। वेरियोला वायरस। हो गया। हाँ इसके बाद है कौन सा डिजीज था? गलसुआ। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद है? लार ग्रंथि में आप लोगों को पढ़ाए थे। इसके वायरस का नाम लिख लो, पारामिक्सो वायरस। वायरस का नाम क्या हो जाएगा? पारामिक्सो वायरस। गलसुआ फैलेगा कि किस अंग को प्रभावित करेगा? तो प्रभावित अंग इसका लिख लीजिएगा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करेगा, पैरोटिड ग्रंथि को। पैरामिक्सो वायरस से कौन सा बीमारी? गलसुआ। किसको प्रभावित करेगा? पैरोटिड ग्रंथि को। पैरोटिड ग्रंथि कहां पर है? गाल में, बताया था ना, चिक्स में यहां पर है, ठीक है। उसी ग्रंथि को, ये सबसे लंबा लार ग्रंथि होता है। कौन? पैरोटिड। लार ग्रंथि में आप लोगों को पढ़ाए थे, सबसे लंबा लार ग्रंथि पैरोटिड, और इसी में ये वायरस संक्रमण ला देगा, पैरामिक्सो वायरस। ये ग्रंथि फूल जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है गलसुआ। फैलेगा किस चीज से? तो संक्रमित लार द्वारा। संक्रमित व्यक्ति का जूठा खा लेने से यह बीमारी फैलती है, ठीक है। इसके बाद कौन सा डिजीज था? मीजेल्स, खसरा। पैरोटिड को पैरोटिड ही कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि। खसरा में लिखिएगा, इसके वायरस का नाम क्या है? रूबेला वायरस। RUBE OLA वायरस, रूबेला वायरस। इससे कौन सा डिजीज हो जाएगा? खसरा, ठीक है। ये प्रभावित अंग इसका क्या होगा? श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र इसका प्रभावित अंग होगा, ठीक ना। इसका फैलेगा कैसे? तो फैलता है यह हवा में संक्रमण द्वारा, यानी संक्रमित व्यक्ति जो है वो खुले में खांसी कर रहा है, छींक कर रहा है, तो ये रूबेला वायरस स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो रूबेला वायरस से खसरा, प्रभावित अंग इसका श्वसन तंत्र, नाक से लेकर के पूरा फेफड़ा तक को यह प्रभावित कर देगा। इसमें गला में खसखसाहट रहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, छींक बार बार आएगा, ये सब इसके लक्षण है। समझ गया? तो एग्जाम में कई बार आया है कि किस वायरस से खसरा होता है, मीजल्स, तो किस वायरस से याद रखना है? रूबेला वायरस। नेक्स्ट लिखिएगा, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा में वायरस का नाम लिखिएगा ट्रेकोमा वायरस।
प्रभावित अंग इसका कौन सा है? प्रभावित अंग में लिख लीजिएगा आंख। प्रभावित अंग है इसका आंख। ट्रेकोमा पूछा हुआ प्रश्न है। तो ट्रेकोमा भी वायरस से होने वाला बीमारी है। वायरस का नाम ट्रेकोमा वायरस ही है। प्रभावित अंग क्या होगा? आंख। फैलेगा किस चीज से? तो आंसू से फैलेगा। माने संक्रमित व्यक्ति जो चश्मा पहना हुआ है वो चश्मा आप लेकर के पहन लीजिए, अगला दिन से ट्रेकोमा लेके घूमना होगा। या फिर संक्रमित व्यक्ति जिस रुमाल से आंसू ओसू पोछा है उस रुमाल का प्रयोग कर लिए, टॉवेल का प्रयोग कर लिए, तो यह वायरस फैल जाता है। ठीक है, तो ट्रेकोमा वायरस से ट्रेकोमा होगा। प्रभावित अंग आंख, इसमें आंखों में जलन होगी, आंख से पानी आएगा, आंख लाल हो जाएगा, ये सब इसके लक्षण हो जाएंगे। ट्रेकोमा के बाद नेक्स्ट लिखिएगा हिपेटाइटिस है ना। नेक्स्ट हिपेटाइटिस, वायरस का भी नाम लिख लो, हिपेटाइटिस वायरस। लक्षण जरूरी नहीं है, जहां लक्षण जरूरी है वहां लिखा रहे हैं ना। हिपेटाइटिस वायरस, लक्षण में आंख में से पानी आएगा, आंख लाल हो जाएगा, आंख में खुजली होगा, ये सब है। हिपेटाइटिस वायरस से होगा। इसका प्रभावित अंग क्या होगा बताइए? हाँ, प्रभावित अंग लिख लीजिए लीवर। यकृत इससे प्रभावित होगा। हेपेटाइटिस के कितने समूह हैं? 3। पहला है हेपेटाइटिस ए, बी और तीसरा कौन सा है? सी तक। मुख्य ग्रुप यही 3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि हेपेटाइटिस ए किस से होगा, तो वायरस का नाम क्या हो जाएगा? HAV। क्या हो जाएगा? HAV। HAV का मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी पूछे तो क्या कहोगे? HBV। हेपेटाइटिस सी HCV। ठीक ना। अगला पॉइंट लिखिएगा इसका लक्षण। लक्षण में लिखिएगा यूरिन, आंख, त्वचा, नाखून इत्यादि का पीला हो जाना। इसमें यूरिन पीला हो जाएगा, आंख, त्वचा, नाखून ये सब पीला हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा यह रक्त आधान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉमा शरीर द्रव्य तथा रक्त द्रव्य, कॉमा संक्रमित यौन संचरण, संक्रमित सुई के प्रयोग इत्यादि से फैलता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस में क्या हो जाएगा? वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस, इसका प्रभावित अंग लीवर। ठीक है, हेपेटाइटिस का जो शुरुआती स्टेज होता है ना, वह कौन सा होता है? जॉन्डिस। ठीक है, हेपेटाइटिस का इनिशियल फेज क्या होगा? जॉन्डिस। और वही जॉन्डिस जब अनकंट्रोल हो जाएगा तो हेपेटाइटिस में बदल जाएगा। अब जॉन्डिस में क्या होता है? शरीर के अंदर देखो, हम लोग का लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाएगा? बाइल जूस, पित्त रस। और इस बाइल जूस को ये जमा कहां पर करता है? तो लीवर के पीछे होता है क्या? गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं। लीवर के कहां होता है? पीछे। तो बाइल जूस बनाएगा लीवर और उसको जमा कहां कर देगा? गॉल ब्लैडर में। अब जब लीवर ज्यादा बाइल जूस बनाने लगेगा तो ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर से ओवरफ्लो होने लगता है और फिर रक्त के रंग को लाल कर से पीला कर देगा। माने रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको नष्ट कर देगा और रक्त पीला हो जाएगा। रक्त जैसे ही पीला होगा, यूरिन का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। आंख का जो सफेद वाला भाग है जिसको स्क्लेरा कहते हैं, ये कैसा हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। त्वचा, नाखून सब क्या हो जाएगा? पीला। इसीलिए इसको जॉन्डिस भी कहते हैं या पीलिया रोग कहा जाता है। ठीक है, इसमें लीवर का फंक्शन बंद हो जाता है। तो ये सब इसके लक्षण है। फैलेगा किस चीज से? रक्त आधान मतलब संक्रमित रक्त यदि स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देने पर। ठीक है, दूसरा क्या है? शरीर द्रव्य मतलब यह वायरस पसीना से, आंखों से, आंसू से, लार से, इन सब से फैलेगा। ठीक है, शरीर के भी द्रव्य से फैलेगा
और रक्त का द्रव्य मतलब वेजाइनल फ्लूइड और स्पर्म उसके भी माध्यम से फैलेगा। ठीक है, कई लोगों का आदत होता है मॉल में गए हैं, कपड़ा कुछ लेना नहीं है, बस फोटो खिंचाने के लिए मॉल में गए हैं, तो सब ड्रेस ले करके एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब एक बार टी शर्ट लेकर के पहन लिया, फोटो खिंचवा लिया, कल ही फोटो लगाएंगे, फिर दूसरा लेकर के पहन लिया, कल ही लगाएंगे। अब उसमें से उस टी शर्ट को अगर हेपेटाइटिस वाला कोई पेशेंट पहन लिया हो तो उसका पसीना तो लगा है ना उसमें, ठीक है, उसको जाकर के स्वस्थ इंसान पहन ले तो पसीने के माध्यम से यह बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, साथ में बैठ करके खाना खा रहे हैं तो लार के भी माध्यम से इस बीमारी के फैलने का खतरा है। इसीलिए जिसका नहीं जान रहे हैं तो पहना हुआ कपड़ा भूल करके भी नहीं पहनने का, नहीं तो हेपेटाइटिस लेके घूमने का। ठीक है, तो उन सब से ये बीमारी क्या होती है, फैलती है। एड्स से कम खतरनाक भी नहीं है, इसमें भी भयंकर डेथ होता है, कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, जीवन भर इसके साथ ही चलना होगा, दवा खाते खाते खींचना होगा। क्लियर है, इसलिए सबसे बच करके रहना चाहिए, नहीं जाने तो नहीं पहने। संक्रमित सुई के प्रयोग से, संक्रमित रेजर के प्रयोग से इन सबसे ही फैलता है। इस सब का जो इलाज भी है ना, जैसे मान लो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कहीं स्टोन हो गया, पथरी उथरी हो गया, उसका खर्चा अगर 20,000 रुपया आ रहा है उसके इलाज में, और उस व्यक्ति को पथरी भी है और उसको हेपेटाइटिस भी है, तो एक तो सब हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं होगा। इसका ओटी जो होता है, ऑपरेशन थिएटर अलग रहता है, समझ गए, जिसमें हेपेटाइटिस और एड्स का सर्जरी किया जाएगा ना पेशेंट का, उसका पूरा का पूरा ओटी ही अलग रहता है। तो नॉर्मल व्यक्ति में जहां 20,000 खर्चा आएगा, इन लोगों का बढ़ करके 35 से 40,000 खर्चा आ जाता है, क्योंकि जितना सामान उपयोग किया जाता है सर्जरी में वो सारा सामान ही फेंक दिया जाता है, उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। सोचिए इतना खतरनाक ये सब बीमारी है, समझिए, रीयूज तक सामान को नहीं किया जाता है, सारा सामान ही हटा देना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है। जितना सब कैंची वगैरह जो जो लगता है ऑपरेशन में सबको फेंकना पड़ता है, नया फिर लाना पड़ता है, इसीलिए इन सबका सर्जरी वगैरह बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस में क्या हो गया, ये रक्त आधान से भी फैलेगा, शरीर का द्रव्य समझ गया, पसीना आंसू ये सारा चीज, रक्त द्रव्य समझ गए, सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड, संक्रमित यौन संचरण द्वारा, मतलब संक्रमित व्यक्ति द्वारा यौन संचरण से, तथा संक्रमित सुई रेजर इत्यादि के प्रयोग से यह बीमारी फैलती है। क्लियर, अगला बीमारी लिखिएगा, नेक्स्ट कौन सा था, मेनिंजाइटिस तो पहले लिखा है ना, आप लोगों को याद है ना, लिखने का जरूरी है, अरे लिखाए हैं भाई आप लोगों को, मस्तिष्क में, नर्वस सिस्टम में लिखाए थे मेनिंजाइटिस, इसके वायरस का नाम मेनिंजाइटिस वायरस ही है, सॉरी, इसके वायरस का नाम है इंटेरोवायरस। इंटेरोवायरस, प्रभावित अंग मस्तिष्क, प्रभावित अंग हो जाएगा मस्तिष्क, मस्तिष्क का कौन सा भाग, मेनिनजीज, मस्तिष्क का कौन सा भाग, मेनिनजीज। मेनिनजीज में कितनी झिल्लियां हैं, 3, बाहरी झिल्ली का नाम क्या लिखाए थे, ड्यूरामेटर, मध्य झिल्ली का क्या नाम लिखाए थे, आर्किनवाइड, और आंतरिक झिल्ली का क्या नाम लिखवाए थे, पियामेटर। इन तीनों झिल्लियों को मिला के मेनिनजीज कहते हैं, और मेनिनजीज में सूजन लाएगा कौन, इंटेरोवायरस, और बीमारी का नाम क्या कहेंगे, मेनिनजाइटिस। इन तीनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य का क्या नाम है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, याद है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कहां पर है, मेनिनजीज के इन झिल्लियों के बीच में, इसी में यह वायरस संक्रमण लाता है तो मेनिंजाइटिस होता है। क्लियर हो गया ना, आगे कौन सा है, हर्पीज, अगला बीमारी लिख लीजिएगा हर्पीज। हर्पीज के वायरस का भी नाम है हर्पीज। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण है सूखी खुजली, हर्पीज वायरस से यह होता है, इसका लक्षण लिख लेंगे सूखी खुजली, ड्राई इचिंग, सूखी खुजली, ड्राई इचिंग। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होगा इसका, त्वचा, ठीक है। तो हर्पीज बीमारी है, याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जितना खाद खुजली वाला बीमारी होता है, जितना खाद खुजली वाला बीमारी है होता है, सब किससे होता है, कवक से। खाद खुजली वाला सब बीमारी किससे होता है जी, कवक से, फंजाई से होता है। लेकिन एक लौता खाद खुजली का बीमारी हर्पीज है, जो किससे होता है, वायरस से होता है, समझ गए।
इस ज्यादातर जवान लोगों में नहीं, बूढ़े इंसान में या फिर ज्यादा एज के जो लोग हैं 45-50 साल, उन लोगों में यह ज्यादा होता है। इसमें जो शरीर का जो त्वचा है, खासतौर पर गर्दन का पीठ वाला जो भाग होता है, इन सब पर पूरा का पूरा सोर स्किन हो जाता है, माने गड्ढा होगा, वहां से कांटा कांटा जैसा पूरे शरीर पर निकलना शुरू हो जाएगा। पूरा जो पीछे का पीठ का त्वचा है उस पर गड्ढा होगा और कांटा कांटा, सोर स्किन माने सोरस स्किन हो जाएगा, कांटा जैसा स्पाइन जैसा निकल जाता है और उसमें भयंकर खुजली रहता है। ठीक है, उसी को हर्पिज कहा जाता है। तो बहुत खतरनाक यह वायरस होता है और हाईली कम्युनिकेबल है। संक्रमित त्वचा के संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो यह बीमारी संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति में प्रभावित कर देती है। ठीक है, सोरस स्किन हो जाता है, त्वचा पर कांटे जैसी संरचना बनने लगती है और उसमें खुजली रहती है। और खुजली कैसा रहेगा? सूखा खुजली, वहां से ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक है, ड्राई इचिंग होगा, सूखी खुजली होगी, ब्लड नहीं आएगा। जबकि कवक वाले में वहां से ब्लड भी आ जाता है। ठीक, चलिए हो गया खत्म। कौन है? रैबीज। लास्ट लिख लो, रैबीज। रैबीज, इसके वायरस का नाम लिखना रेबडो वायरस। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, भेड़िया इत्यादि से फैलता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रभावित अंग CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका जो वैक्सीन है, टीका, इसको बनाया था लुईस पाश्चर ने। हो गया। तो वायरस का लास्ट डिजीज कौन सा है? रैबीज। ठीक है, रैबीज किससे होगा? तो इसके वायरस का नाम रेबडो वायरस। वायरस का नाम क्या हो जाएगा? रेबडो वायरस। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो माने क्या होता है? पानी, फोबिया माने डर। इसमें पानी से क्या लगेगा? रोगी को डर लगेगा। ठीक है, कैसे फैलेगा? तो संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, भेड़िया, इन जानवरों के काटने से फैलेगा। इंसान का बीमारी नहीं है, यह इन जानवरों का बीमारी है। और उनसे किस में आएगा? इंसान में आएगा। अब संक्रमित मान लो कोई कुत्ता है रैबीज बीमारी से, तो उसके शरीर का कौन सा अंग कुत्ते का प्रभावित है? CNS, यानी उसका ब्रेन प्रभावित है। ब्रेन प्रभावित होगा तो कुत्ता क्या हो जाएगा? पगला जाएगा। अब पगला गया तो क्या होगा? सबको काटते फिरेगा। अब किसी इंसान को कुत्ता काट लिया जिसको पहले से क्या है? रैबीज है। ठीक है, अब वो वायरस इसके शरीर में कैसे आएगा? तो कुत्ते के लार में ये वायरस रहेगा और जहां पर काटा है वहां पर उसका लार है, तो लार के माध्यम से घाव के अंदर वो वायरस प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कुत्ता काटे तो पहला काम डेटॉल से धोना। डेटॉल से नहीं धोना चाहिए उसको, किस चीज से धोना चाहिए? साबुन वबुन से धोना चाहिए। डेटॉल साबुन मिले तो साबुन से, या जो साबुन मिले उससे धोना चाहिए, ताकि झाग के माध्यम से उसका ज्यादा से ज्यादा लार जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अभी नहीं कि वहां पर लिक्विड से धो रहे हैं, लिक्विड से, झाग के माध्यम से इसका वायरस शरीर से ज्यादा निकल जाए। लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज इस रेबीज का अभी तक नहीं खोजा गया है। हो गया, मरना एकदम तय है। ठीक है, इसमें लास्ट में जब रोगी मरेगा तो पूरा उसका बिहेवियर माने पेशेंट कुत्ते के रूप में बदल गया रहेगा। ठीक है, उसमें और कुत्ते में कोई अंतर, शरीर देखने में अलग, पूरा वो कुत्ते में बदल गया रहेगा। आवाज भी उसका कैसे निकलेगा? कुत्ते जैसा निकलेगा। वो नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकता है, भोंकेगा, पानी भी नहीं पिएगा, जीभ बाहर निकाल के सांस लेगा, प्यास लगा रहेगा, उसको पानी दीजिएगा लेकिन वो नहीं पी पाएगा। उसको ट्यूब के काटने के लिए दौड़ेगा, उसको ट्यूब के माध्यम से उसको शरीर में पानी पिलाना पड़ता है रोगी को। ठीक है, और लास्ट में बहुत दुखद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये बीमारी जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। रोगी जो होगा जैसे ही बिजली उजली कड़केगा पागल हो जाएगा। बिजली उजली कड़केगा ना तो कुत्ता सब पागल हो जाता है, बिजली कड़कने पर देखिएगा तो बिजली कड़केगा तो उसमें पागल हो जाएगा, लाइटनिंग देखेगा तो उसमें पागल हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, इन सबके काटने से यह हो सकता है। इसलिए पागल कुत्तों से
हाँ, रोड पर कुत्ता जाए तो पहले कहिए कि महोदय आप जाइए, पीछे पीछे हम आएंगे। उसको चेस करने का प्रयोग नहीं करना है, प्रयास नहीं करना। घर में भी अगर पालतू जानवर रखे हैं तो उसको किसका टीका दिलवा देना है? जिसकी टीके की खोज लुईस पास्चर ने किए थे। अपने मत ले लीजिए जाके किसको दिलाना है? घर में जानवर है उसको दिलाना है। हाँ, 6 महीना पर दिलवाना पड़ता है। कितना दिन का वैलिडिटी रहता है? 6 महीने का। किसका साइड इफेक्ट क्या है? ये आपके लिए थोड़े है। तो जानवर को लेना है, अपने मत ले लेना जानवर को। रेबीज के लिए अगर प्रॉपर रेबीज है, देखिए कुत्ता काटा तो डॉक्टर कहता है कि उस कुत्ते को कम से कम 10 दिन आप देखभाल करिए। कुत्ता अगर मर गया तो आप भी नहीं बचिएगा, कुत्ता बच गया तो आप बच जाइएगा। क्यों कहता है? क्योंकि कंफर्म हो जाएगा 10 दिन में कुत्ता मर गया, इसका मतलब वो कुत्ता को क्या था? रेबीज था। वो 10 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा रेबीज होने के बाद। अभी तक क्या कंफर्म है जीवी उसको रेबीज ही है, कुछ दिन में मरना ही मरना है उसको, कभी भी जा सकता है। ठीक है, तो वो जो सुई रहता है ना, वो नॉर्मल कुत्ता काटने के इन्फेक्शन का सुई रहता है, वो रेबीज का नहीं रहता है। ठीक है, और ये सुई घर में जानवर वगैरह पालते हैं ना तो उसको दिलाया जाता है, रेबीज उसको नहीं हो। क्योंकि घर में रखे हैं तो स्वाभाविक बात है कि नाखून वाखून कभी उसका लगेगा। कुत्ता आ करके कहीं से लोग आया तो चाटना शुरू करता है, पैर चाट रहा है, मुंह चाट रहा है, उसे कहीं काट लिया। ठीक है, तो उसको रेबीज नहीं हो इसके लिए उसको दिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वायरस में बस इतना याद कर लेना है, वायरस खत्म। अब बच गया बैक्टीरिया वाला, फिर वो अगले क्लास में किया जाएगा।